आज चलो हम, आज चलो हम, आज चलो हम, आज चलो हम तुम्हें पढ़ाएं। आज चलो हम तुम्हें पढ़ाएं, रोल्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन समझाएं, रोल्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन समझाएं। आज चलो हम, आज चलो हम, आज चलो हम तुम्हें पढ़ाएं, रोल्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन समझाएं। रोल्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन है ऐसा लॉ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन जो रिलेट करता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को उसके मोल फ्रैक्शन से। रोल्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन है ऐसा एक लॉ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन जो रिलेट करता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को उसके मोल फ्रैक्शन से। हे आज चलो हम, आज चलो हम, आज चलो हम तुम्हें पढ़ाएं, रोल्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन समझाएं। आज हम लोग रोल्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन को समझेंगे जो कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए दिया गया या लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए दिया गया। तो इसके बारे में हम लोग आज इस लेक्चर में समझेंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। जनरली जो हम पढ़ेंगे, जो सॉल्यूशन जो हम बात कर रहे हैं, तो इट इज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते किसे हैं। पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहां हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, द properties of solution which depends upon the number of solute, the number of moles of solute and is independent of nature of solute, मतलब यहां जैसे बाइनरी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, देखिए बाइनरी सॉल्यूशन, इस बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स जो होंगे वो एक को हम लोग कहेंगे सोल्यूट और दूसरा जो है वो होता है सॉल्वेंट। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन के। तो ये जो प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, ये ऐसी प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। जो सोल्यूट है, ये सोल्यूट या तो वोलाटाइल सोल्यूट हो सकता है, वोलाटाइल सोल्यूट हो सकता है, या ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हो सकता है। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हो सकता है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो इस सोल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, जरा उसको हम देख लेते हैं। तो द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर
the colligative properties आर, कौन कौन सी वो प्रॉपर्टी होगी? तो देखिए पहली जो प्रॉपर्टी है वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कम होना। जब सल्यूट आ जाते हैं, अब वो वोलाटाइल हो या नॉन वोलाटाइल हो, जब वो आएंगे तो वेपर प्रेशर किस तरह से चेंज होता है वो हम लोग देखेंगे। रॉल्स लॉ वो एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जो नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेंगी। सो वन इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, द थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो चौथी प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव, उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। अब देखिए ये जितनी भी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ moles of solute present in the solution। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करते हैं और नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज और हम लोग देखते चले कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये हम लोग यहाँ पढ़ क्यों रहे हैं, इसका एडवांटेज हमें क्या मिलेगा? तो इसका एडवांटेज ये है इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, that these colligative properties are used to determine the molecular mass or molecular weight of the non-volatile solutes which are present in the solution। इसको आप लोग लिखते चलिए साथ में। colligative properties are used to determine the molecular weight of the solute present in the solution। सॉल्यूशन में जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट हम इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका इस्तेमाल क्या है। तो इसका इस्तेमाल ये है, ये हमेशा याद रखिएगा, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए। देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर वेट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसका इस्तेमाल हम लोग बायोलॉजिकल सॉल्यूट्स के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करना है, तो प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका इस्तेमाल बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस के लिए किया जाता है, उनके मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करने के लिए। तो बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्मोटिक प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है
जिसका इस्तेमाल हम प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। तो राउल्ट्स लॉ जो हमें पढ़ना है वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में ही आएगा। तो हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं राउल्ट्स लॉ को पढ़ने से पहले कि वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, व्हाट इज वेपर प्रेशर, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर क्या है जरा इसको देखते हैं। व्हाट इज वेपर प्रेशर? तो यहां देखिए, यहां पे सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसमें देखिए दो चीजें, अगर हम वेपर प्रेशर की बात करें, वेपर प्रेशर, तो अगर इसकी एटिमोलॉजी को हम देखें तो इसमें दो टर्म है, इसमें दो टर्म है, एक तो है वेपर और दूसरा है इसमें प्रेशर। ठीक है, जिसमें से ये जो वेपर है, ये वेपर क्या होता है, सबसे पहली चीज तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज वेपर। देन प्रेशर, अनदर थिंग इज प्रेशर। देखिए वेपर एक स्टेट है, तो वेपर क्या है, अगर हम वेपर की बात करें तो वेपर इज अ गैसियस स्टेट। वेपर इज अ गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट ऑफ अ volatile solute, volatile solute, or we can say volatile solvent, volatile solvent। जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो देखिए एक सॉल्यूशन में जो सोल्यूट हो सकता है वो वोलाटाइल भी हो सकता है, नॉन वोलाटाइल भी हो सकता है, और जो सॉल्वेंट होगा वो आपके वोलाटाइल ही होगा। तो वेपर क्या होता है, वेपर इज अ गैसियस स्टेट ऑफ अ वोलाटाइल सोल्यूट और अ वोलाटाइल सॉल्वेंट। जैसे हम बात करें वाटर है, देखिए ये वाटर है, अगर इसे इस प्योर वाटर को हम सॉल्वेंट के फॉर्म में ले रहे हैं, इफ इट इज सपोज इफ इट इज इन सॉल्वेंट फॉर्म, सॉल्वेंट, ये जैसे वाटर है ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट इसे हम कह लें, और ये किस स्टेट में होगा, इट विल बी इन लिक्विड स्टेट। इसको जब हम वेपोराइज करते हैं, मतलब इसको जब हम बॉयल करते हैं और इसे कन्वर्ट करेंगे वेपर के फेज में, तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। तो H2O इसको हम ऐसे गैसियस लिखते हैं, या इसको H2O वेपर लिखते हैं, H2O वेपर। ठीक है, तो देखिए ये जो सॉल्वेंट है ये लिक्विड स्टेट में है, जब इसको हम बॉयल करते हैं किसी भी क्लोज्ड कंटेनर में तो क्या हो जाएगा, ये गैसेस स्टेट में आ जाते हैं। यानी कि जब भी हम किसी भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, प्योर सॉल्वेंट की हम यहां बात कर रहे हैं, तो प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को जब हम क्लोज्ड कंटेनर में हीट करते हैं टेम्परेचर प्रोवाइड करके बाहर से, तो वो जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे आपस में, उनके बीच की बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो वेपर फेज में चले जाते हैं। तो ये वेपर फेज है, दिस इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन वेपर फेज, सॉल्वेंट इन वेपर फेज, वेपर फेज। तो ये वेपर्स गैसियस स्टेट में आ जाते हैं, और यहां जो है सॉल्वेंट है किस स्टेट में, सो दिस इज सॉल्वेंट इन लिक्विड स्टेट, सॉल्वेंट इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। तो ये कन्वर्ट होके वेपर बन गए। अब जब ये वेपर बन जाते हैं तो इनका अपना कुछ प्रेशर होता है जो वो एक्सर्ट करते हैं। तो जो प्रेशर वेपर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उन्हें हम वेपर प्रेशर कहते हैं। इसको डायग्रामेटिकली भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि वेपर प्रेशर क्या है। तो देखिए वेपर प्रेशर क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लें। तो वेपर प्रेशर
is the pressure exerted by vapors on the wall of closed container when vapor is in equilibrium with the liquid phase. तो ये वेपर प्रेशर होता है। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, यहां एकदम बहुत सिंपल टर्म में जो भी प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, बहुत सिंपल टर्म में डेफिनेशन है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द वॉल्स ऑफ क्लोज्ड कंटेनर इज नोन एज वेपर प्रेशर। इसको डायग्रामेटिकली हम लोग समझते हैं वेपर प्रेशर को, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यू आर नोट इट डाउन। हम दो तरह का सिस्टम ले रहे हैं, एक ओपन सिस्टम ले रहे हैं, सपोज वी आर टेकिंग ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में दिस इज द लेवल ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट है, लेवल ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, these are pure solvent molecules, ये सॉल्वेंट का लेवल है। If temperature is provided, source of temperature, हीटिंग, तो हम यहां से देखिए हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा इसका, तो सोर्स ऑफ टेम्परेचर यहां पे क्या है, हीटिंग है, हीट करने से हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो देखिए कुछ एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये आपस में ऐसे यहां से ये ऐसे ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एनर्जेटिक, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो टेम्परेचर इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं दे विल गेट एनर्जी, दे विल एब्सॉर्ब एनर्जी, और एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे तो इनके बीच में देखिए सरफेस में यहां पे और यहां पे जो इंटरेक्शन हो रहा है इसका, ये इंटरेक्शन यहां ऐसे ब्रेक कर जाता है। अगर इसको हम एक दूसरे कलर से दिखाएं तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, देखिए ये इंटरेक्शन क्या होगा, ये इस तरह से ऐसे ब्रेक कर जाएगा। और ये ब्रेक क्यों करेगा, क्योंकि हम यहां से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स विल कम इन वेपर फेज। तो ये देखिए ये जो वेपर फेज है यहाँ पे, ये दिस इज वेपर फेज, ये है वेपर फेज। तो इस वेपर फेज में ये वेपर्स आ जाते हैं सॉल्वेंट के, सो दीज आर द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, दीज आर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहां पे अब देखिए ये सिस्टम ओपन है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये सिस्टम ओपन है, तो ये सब इवेपोरेट कर जाएंगे, जितने भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे वो सभी इवेपोरेट हो जाएंगे, और यहां कोई भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा। सो नो इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड यहां पे, क्योंकि ये सिस्टम ओपन है, नो इक्विलिब्रियम। तो यहां पे हम एक चीज लिखेंगे कि नो इक्विलिब्रियम, नो
equilibrium is established between vapor phase and liquid phase as the system is open, or we can say no lid is present over the container. कंटेनर के ऊपर कोई भी क्या है, वो लिड नहीं है, ढक्कन नहीं है। इस वजह से क्या होगा कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो उससे टकराएंगे नहीं उसकी वॉल से, और जब ये वॉल से टकराएंगे नहीं तो फिर कंडेंस नहीं होंगे, और जब कंडेंस नहीं होंगे तो इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं आती है, स्टेज नहीं आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सभी इवेपोरेट हो जाएंगे। लेकिन अब एक दूसरा कंडीशन हम देख लेते हैं जिसमें हम इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेंगे लेकिन क्लोज्ड कंटेनर में इसको हीट करते हैं। तो एक दूसरा हम यहाँ पे देखिए डायग्राम बना रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, इसको हम हीट करेंगे लेकिन क्लोज्ड कंटेनर में, मतलब यहां पे हम इसमें ऐसे लिड लगा देंगे, ठीक है, इसको हम कवर कर देंगे। सो नाउ इट बिकम क्लोज्ड सिस्टम। तो ये अब जो है ये इस तरह से क्या हो गया, ये क्लोज सिस्टम हो गया। तो यहां पे फिर हम लोग देखते हैं कि इसको हम इसी तरह से ये लेवल देख लेते हैं। दिस इज सॉल्वेंट लेवल, और यहां पे इसके मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह से आपस में ये अटैच। यहां पे इस तरह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं। और यहां पे फिर दिस इज हीटिंग। यहां से देखिए ये हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग, और ये है लिड ऑफ कंटेनर। दिस इज व्हाट इज लिड ऑफ कंटेनर। ये कंटेनर का क्या है, लिड है, यानी कि ये क्लोज्ड सिस्टम है। दिस इज व्हाट इज क्लोज्ड सिस्टम। इसको हमने ऊपर से ढक दिया, क्लोज सिस्टम में हो गए। तो अब क्या होंगे कि यहां से मॉलिक्यूल जो है वो वेपर फेज में ऐसे आएंगे, इसलिए कि ये वेपर फेज में आएंगे, ठीक है, ये वेपर फेज में ऐसे जा रहे हैं, ये भी ऐसे वेपर फेज में जा रहा है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल जब यहां पे आएंगे, ठीक है, तो ये फिर वापस ऐसे यहां आ जाएंगे, ऐसे ये मॉलिक्यूल्स ऐसे। तो एक तरफ वेपोराइजेशन हो रहा है और दूसरी तरफ कंडेंसेशन हो रहा है। तो देखिए यहां पे भी, और ये फिर यहाँ पे सरफेस के मॉलिक्यूल पे ये इस तरह से ऐसे आ जाते हैं, ऐसे। तो दिस इज ये कोलिजन। यहां पे देखें, दिस इज व्हाट इज कंडेंसेशन आफ्टर colliding with wall of container। कंटेनर के वॉल जो ढके हुए हैं हम, उसकी वॉल से जब ये टकराते हैं तो क्या हो जाएंगे, नीचे आ रहे हैं। तो ये कंडेंस होके फिर क्या है, पानी बन जा रहा है, और यहां पे ये वेपर फेज में आ रहे हैं। दिस इज इवेपोरेटिंग। This is what is evaporating solvent molecules।
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है बिटवीन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। तो ये जो वेपर फेज है, अगर हम यहां पे इसको लिखें तो वेपर फेज और इक्विलिब्रियम यहां पे आ जाता है। दिस इज वेपर फेज, वेपर फेज, और यहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा लिक्विड फेज के बीच में, लिक्विड फेज। तो वेपर फेज और लिक्विड फेज के बीच में क्या है, यहां पे एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। अब जब इस तरह की कंडीशन बनती है, तब ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनका जो भी प्रेशर होगा, ये जिस प्रेशर से, इस प्रेशर को चाहे तो मेजर कर सकते हैं, तो जिस प्रेशर को ये एक्सर्ट करते हैं इसकी वॉल पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ये है वेपर प्रेशर। देखिए, इसमें अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वोलेटाइल है या सोल्यूट मॉलिक्यूल वोलेटाइल है, तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों वेपर फेज में वो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अभी जैसे यहां हमने देखा है प्योर सॉल्वेंट के वाले कि ये दोनों प्योर सॉल्वेंट है। ये जो मॉलिक्यूल है, इट इज व्हाट इज प्योर सॉल्वेंट, दिस इज प्योर सॉल्वेंट। तो ये मॉलिक्यूल जो है, ये क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट जो है ये वोलेटाइल है, दिस इज वोलेटाइल, वोलेटाइल। अब देखिए, अब हम एक ऐसी कंडीशन ले लेते हैं जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ, इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ सोल्यूट आ जाता है। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी ले लेते हैं जिसमें इस सॉल्वेंट के साथ क्या आ जाएगा, सोल्यूट आ जाएगा। और वो सोल्यूट अगर वोलेटाइल है, तब देखते हैं किस तरह से बनेगा डायग्राम। एक अगला डायग्राम हम यहां बना रहे हैं, एक अगला डायग्राम हम लोग जरा इस तरह से ले लें। क्लोज्ड कंटेनर, और इसके बाद जो है ये सॉल्यूशन का हम लेवल अगर ले लें, दिस इज द लेवल ऑफ सॉल्यूशन। लेवल ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें दोनों तरह के हम ले लेते हैं। एक तो हम जैसे देखिए, ये जो है ये सॉल्वेंट भी मॉलिक्यूल्स, इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और सोल्यूट दोनों होंगे इस तरह से। इसमें दोनों हम लोग ले रहे हैं। तो देखिए, सरफेस पे अगर देखें तो सरफेस पे क्या होगा कि दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स इस तरह से यहां आपस में आ जाएंगे। तो देखिए, यहां पे ये जो काले कलर से हम यहां दिखा रहे हैं, ठीक है, ये काले कलर से ये क्या है, दिस इज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। और ये जो सॉल्वेंट है ये एक्चुअली क्या है, ये वोलाटाइल है, वोलाटाइल है। तो देखिए, जब ये वोलाटाइल है तो ये भी क्या होगा, इसके भी मॉलिक्यूल्स यहां पे अगर हम देखें तो ये इवेपोरेट करेंगे, ऐसे इवेपोरेट करेंगे तो यहां वेपर फेज में आ जाएगा ये इस तरह से। और यही नहीं, इसी के साथ क्या होगा, ये जो नीले कलर से हमने दिखाया है, ये नीले कलर से ये क्या है, ये सोल्यूट है। लेकिन देखिए, ये जो सोल्यूट है ये वोलाटाइल है। ये कैसा है, ये वोलाटाइल है। तो अगर ये वोलाटाइल है तो ये भी क्या होगा, ये भी इस वेपर फेज में जाएगा ऐसे, ठीक है, ये भी क्या होगा, इस वेपर फेज में ऐसे जाएगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो दोनों मॉलिक्यूल क्या है, वेपर फेज में यहां पे आ जाएंगे। सॉल्वेंट भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल आ रहे हैं और
सोल्यूट के मॉलिक्यूल दोनों चूंकि वोलेटाइल हैं तो दोनों इवेपोरेट हो जाते हैं। वोलेटाइल आपको पहले बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि वोलेटाइल सोल्यूट्स क्या होते हैं। तो ऐसे सोल्यूट्स जो बहुत आसानी से वेपोराइज हो जाते हैं उन्हें हम वोलेटाइल सोल्यूट कहते हैं। तो यहां पे क्या होगा कि दोनों इस जब वेपर फेज में आएंगे तो दोनों की वजह से यहां पे प्रेशर जनरेट होगा। तो यहां पे जो प्रेशर होगा, मान लेते हैं कि ये जो सोल्यूट है इसका वेपर प्रेशर अगर हम देखें पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर, तो ये पी सोल्यूट है अगर, ठीक है। और अगर जो दूसरा वाला है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा या जो वेपर प्रेशर होगा इसे हम पी सॉल्वेंट अगर लिख ले, ठीक है, पी सॉल्वेंट, तो जो टोटल प्रेशर इस सॉल्यूशन का होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर कह लें या वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये दोनों को जब हम जोड़ देंगे यानी कि P सॉल्यूट प्लस P सॉल्वेंट, ये दोनों के बराबर होगा, ठीक है। दोनों के बराबर क्यों होगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहे हैं, दोनों इवेपोरेट कर रहे हैं, दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वेपर प्रेशर में। ये जो वेपर प्रेशर यहां पे जनरेट हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ बोथ द कंपोनेंट, बिकॉज बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, दोनों वेपर फेज में आ गए। तो इसीलिए जो प्रेशर हो जाएगा सॉल्यूशन का वो पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन का हो जाएगा यहां पे, ठीक है। यहां चीजें क्लियर हो गई। यहां पे थोड़ा सा इन दोनों से डिफरेंट इसलिए है कि यहां पे दोनों चीजों को मिलाया गया है। तो जब दोनों चीजों को मिला रहे हैं और दोनों की कंडीशन क्या दे रहे हैं कि दोनों वोलेटाइल है, तो जब दोनों वोलेटाइल होगा तो दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे वेपर प्रेशर को। इसलिए जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो इन दोनों के वेपर प्रेशर को हम ऐड कर देंगे तब ये हमें मिलेगा, यानी कि पी सॉल्यूशन जो हमें यहां मिलेगा वो पी सोल्यूट और पी सॉल्वेंट दोनों को जोड़कर हम लिखेंगे। अब यहीं पे अगर देखिए कि एक और कंडीशन ले लेते हैं जिसमें ये जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है ये नॉन वोलाटाइल हो। जब ये नॉन वोलाटाइल होगा तो ये वेपर फेज में नहीं जाएगा। जब वेपर फेज में नहीं जाएगा तो वो कोई भी प्रेशर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा और उस केस में ये जो पी सोल्यूट है ये जीरो हो जाएगा। तो जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो बिकॉज ऑफ द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि इस फेज में सिर्फ सॉल्वेंट पहुंचेंगे। इसको हम अगले डायग्राम में देखेंगे। तो एक चीज हमेशा याद रख लीजिए कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में इफ एनी सॉल्यूशन हैज both the components means solute and solvent, if both the components are volatile then the vapor pressure of the solution will be because of the vapor pressure of solute as well as the vapor pressure of the solvent. But when the solution has non-volatile solute, then the vapor pressure of the solution will be entirely due to the vapor pressure of the solvent. क्यों ऐसा होगा, क्योंकि उसमें सोल्यूट इवेपोरेट नहीं करते हैं, क्योंकि नॉन वोलेटाइल हो जाएंगे ना तो वो इवेपोरेट नहीं करेंगे। जब इवेपोरेट नहीं करेंगे तो वो यहाँ पे प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे और इस वजह से जो वेपर प्रेशर हो जाएगा उसकी वजह से यहाँ कम हो जाएगा। वो जो वेपर प्रेशर वो यहाँ पे कम हो जाएगा और इसी को हम कहते हैं क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा तो सरफेस पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होने की वजह से नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो कि वोलेटाइल होता है तो वो जब इवेपोरेट करेगा तो कम नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल इवेपोरेट, वेरी लेस नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल इवेपोरेट एंड द वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये जो है सो दिस इज solution having solute and solvent as volatile component. तो एक चीज यहां पे हमेशा याद रखना है कि अगर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हैं तो उस केस में
जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो उस टोटल सॉल्यूशन का हमें प्रेशर मिल जाएगा। इसी तरह से एक और कंडीशन हम ले लेते हैं यहीं पर पैरेलल में, जिसमें सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है और जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है। तो यहां पे हम उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह से उसमें लिखेंगे। तो देखिए ये जो है, सपोज कर लेते हैं ये क्लोज्ड कंटेनर यहां भी बना लेते हैं इस तरह से ऐसे, और इस क्लोज्ड कंटेनर में अगेन दिस इज द लेवल ऑफ, ये लेवल ऑफ सॉल्यूशन है, दिस इज लेवल ऑफ सॉल्यूशन, लेवल ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें अब जो हम कंपोनेंट लेंगे वो ले लेते हैं कि वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। तो ये जो है सोल्यूट है, देखिए ये सोल्यूट, यहां पे ये आया इस तरह से। तो इस केस में क्या होता है कि जो सरफेस है, इस सरफेस पे वोलेटाइल सॉल्वेंट रहेंगे और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा, ये इस तरह से ऐसे। दोनों होंगे इसमें, नॉन वोलेटाइल भी होगा, जी सर नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये वेपर फेज में नहीं आएंगे, जब इनको हम हीट करेंगे तो ये वेपर फेज में नहीं आएंगे। तो वेपर फेज में क्या जाएगा, तो देखिए ये जो है जिसको हम काले से दिखा रहे हैं, ये इस तरह से ये मॉलिक्यूल वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिर यहां ऐसे ये कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर फेज में, लेकिन ये जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ये नहीं आएगा। तो यहां पे देखिए, अच्छा उसके बाद ये जो सरफेस है, दिस इज द सरफेस, लेवल ऑफ सॉल्यूशन मतलब ये सरफेस है, सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। तो इस सरफेस ऑफ सॉल्यूशन पे अगर हम देखें तो क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां देखिए कि अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल बी लेस, ठीक है। सरफेस ऑफ सॉल्यूशन पे जब सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आ जाता है, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आएगा यहां पे, तो ये इवेपोरेट नहीं करेगा, और जब ये इवेपोरेट नहीं करेगा तो उसमें जो प्रेशर होगा इट विल एंटायरली बी ड्यू टू प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ये सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा। तो देखिए यहां पे जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा इट विल बी एंटायरली ड्यू टू प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ये सिर्फ सॉल्वेंट के लिए होगा, और नो वेपर प्रेशर is contributed by non-volatile solute। देखिए ये जो रेड वाला है ये क्या है, दिस इज नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, दिस इज नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, और जो सॉल्वेंट है यहां पे ये क्या होगा, ये दोनों जो सॉल्वेंट है ये वोलाटाइल है, वोलाटाइल सॉल्वेंट।
एंड दिस इज द केस ऑफ, और ये किसका केस है, अगर इस पूरे को देखें, सो दिस इज द केस ऑफ it is the case of solution with non-volatile solute। तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको ये बताया क्या, कि अगर सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हैं, तो जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आएगा वो उन दोनों के प्रेशर की वजह से होगा। लेकिन अगर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट वोलेटाइल है, तो उस केस में जो प्रेशर आता है, उस केस में जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है, इट इज ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। जबकि यहां पे देखिए, यहां पे दोनों कंपोनेंट चूंकि वोलेटाइल हैं, तो इसलिए जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर आ रहा था, इट वाज बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द सोल्यूट एंड द प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो दोनों को जोड़कर हम लोग निकाल रहे थे। तो आज का ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया वेपर प्रेशर, ये रोल्स लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए रोल्स लॉ में जब हम पढ़ेंगे तो दो तरह से पढ़ेंगे। सो रोल्स लॉ फॉर, अब देखिए जो हम पढ़ेंगे उसको हम बता दे रहे हैं, what we will be going to study in Rolle's law. So Rolle's law will be for, we will study Rolle's law. Rolle's law, Rolle's law जो हम लोग पढ़ेंगे, तो Rolle's law will be studied for दो चीजों के लिए हम पढ़ेंगे, कि सॉल्यूशन, और एक्चुअली ये जो सॉल्यूशन है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। इट विल बी डाइल्यूट सॉल्यूशन containing volatile solute and volatile solvent। एक तो हम इसके लिए पढ़ेंगे, और दूसरा जो हम रोल्स लॉ पढ़ेंगे, इट विल बी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन containing non-volatile solute and volatile सॉल्वेंट। तो इसीलिए वेपर प्रेशर के टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। तो अगले लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि रोल्स लॉ इन दोनों टाइप के सॉल्यूशन के लिए कैसे हम डिराइव करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू डिराइव रोल्स लॉ फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन containing volatile solute, volatile solvent, and for the solution containing non-volatile solute and volatile solvent। हम लोगों ने अभी तक वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा। अब आज के लेक्चर में हम लोग रोल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस टेक द हेडिंग रोल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन। तो आज के इस लेक्चर में रोल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि रोल्स लॉ ने सॉल्यूशन के लिए कौन से नियम दिए, क्या बताया उन्होंने। तो यहां पे देखिए कुछ पॉइंट्स हम पहले नोट करते चले रोल्स लॉ के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमको अपने दिमाग में उसे बैठाते हुए चलना है, क्योंकि ये जो पॉइंट हम अब बताने जा रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट है रोल्स लॉ के लिए कि कॉम्पिटिशन्स में इन पॉइंट्स को जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को ले लेते हैं रोल्स लॉ के बारे में। वो कौन कौन से पॉइंट हैं? सो द पॉइंट्स, तो यहाँ पे हमारे साथ आप लोग भी लिखते चलिए, द मेजर पॉइंट्स
the major points, or you can say main points which must be kept in mind while dealing with Rolle's law. तो रोल्स लॉ को पढ़ते समय इन पॉइंट्स का हम जरूर ध्यान रखेंगे, और वो सबसे पहला पॉइंट ये है कि रोल्स लॉ is applicable for liquid solution. लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि इसमें जो दोनों कंपोनेंट होंगे वो लिक्विड्स में होंगे, दैट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट विल बी लिक्विड। सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है दोनों लिक्विड होंगे, तो लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इट इज एप्लीकेबल, दिस रोल्स लॉ is applicable to dilute solution, liquid solution. Dilute solution we can say solution, or dilute liquid solution. डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत हमें याद रखना है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। द सॉल्यूशन विच हैव low concentration of solute particles, or simply we can say solutes, जिसमें solutes कम होंगे और सॉल्वेंट ज्यादा होगा, इस तरह के सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। दो पॉइंट तो ये हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि जनरली हम रोल्स लॉ को बाइनरी सॉल्यूशन के लिए स्टडी करेंगे। यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल पे हम इसको जब स्टडी करेंगे तो किसके लिए स्टडी करेंगे? बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए स्टडी करेंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन में हम दो कंपोनेंट लेते हैं, एक को कहेंगे सोल्यूट, दूसरे को कहेंगे सॉल्वेंट। सो रोल्स लॉ will be explained for binary solutions having two components, namely solute and solvents। तो रोल्स लॉ को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो यहां पे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए लेंगे जिसमें दो कंपोनेंट होंगे। हालांकि हम ऐसे सॉल्यूशन में और भी कंपोनेंट हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन में जैसे बाइनरी सॉल्यूशन के अलावा अगर हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें जनरली तो दो कंपोनेंट होंगे, लेकिन दो से ज्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं।
बट हमें जो स्टडी करना है वो रोल्स लॉ हम पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट होंगे। उसके बाद ये रोल्स लॉ जो सॉल्यूशन के लिए है, तो ये किसके किसके बीच में रिलेशन है, जरा इसको देख लेते हैं कि ये क्या इंडिकेट करता है। तो चौथा पॉइंट इसमें याद करने वाला है, याद रखने वाला ये है कि दिस रोल्स लॉ establishes relationship between vapor pressure between partial vapor pressure, we can say partial vapor pressure of components of solution and its mole fraction. तो वेपर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वेपर प्रेशर के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें वेपर प्रेशर के बारे में मैंने डिटेल से बताया कि वेपर प्रेशर क्या है, और मोल फ्रैक्शन पे भी कैलकुलेशंस हमने किया हुआ है। हमारे उन दोनों वीडियोस को, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, जो इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशन में है मोल फ्रैक्शन के बारे में हमारी वीडियो है, उसको आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। इस मोल फ्रैक्शन पे कैसे कैलकुलेशन किया जाता है वो जानने के लिए। वेपर प्रेशर के लिए भी हमारा वीडियो अवेलेबल है, उसको भी आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं रोल्स लॉ जब भी हम पढ़ेंगे। तो जब भी हम रोल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है कि रोल्स लॉ लिक्विड सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है। सेकेंड पॉइंट ये है, और देखिए एक चीज और मैंने बताया था, याद कीजिए आप लोग, हमने एक चीज और आपको बताया था, लिक्विड सॉल्यूशन जहां पे होगा वहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो मोल फ्रैक्शन के टर्म में लेते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे जब भी हम लिक्विड की यहाँ बात कर रहे हैं ना, लिक्विड सॉल्यूशन, तो लिक्विड सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट का होता है वो हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। और मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर में क्या है, वो जो रिलेशन है, दिस रिलेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रोल्ट या 86, ये दोनों ईयर है 1886, 87, इसी ईयर रोल्ट ने ये लॉ दिया जिसमें उन्होंने एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया, वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग रोल्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो इतने पॉइंट से हम लोग शुरुआत करेंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स को आप नोट जरूर कर लीजिए। अब देखिए, अब जो रोल्स लॉ है वो, देखिए रोल्स लॉ को हम जो एक्सप्लेन करेंगे तो इसको एक्सप्लेन करने के कई तरीके हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे कैसे हम रोल्स लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, जनरली जो हम रोल्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे वो दो टर्म में करेंगे। सबसे पहली चीज तो रोल्स लॉ फॉर वोलाटाइल लिक्विड्स, यहां हम बात कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं और सॉल्यूशन containing volatile
volatile solute and volatile solvent, volatile solvent मतलब ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट मिले होंगे और वो जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो दोनों क्या होंगे, वोलाटाइल नेचर के होते हैं, मतलब दोनों आसानी से वेपोराइज हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है कि ये वोलाटाइल के लिए है। तो जिसमें दोनों कंपोनेंट मतलब ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट ये जो दोनों कंपोनेंट हैं, ये दोनों क्या है, दोनों वोलाटाइल हैं। इसका मतलब बोथ, यहां पे और स्पेसिफाई कर ले, बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलाटाइल, वोलाटाइल। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हम लोग लेंगे रोल्स लॉ फॉर solution containing non-volatile solute, मतलब ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें क्या होगा, जो सॉल्वेंट है वो तो वोलाटाइल होगा लेकिन जो सोल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल होगा। तो यहां पे हम आगे और थोड़ा स्पेसिफाई करते हैं, जैसे यहां पे हमने स्पेसिफाई किया है कि सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, सोल्यूट इसमें नॉन वोलाटाइल होगा एंड सॉल्वेंट विल बी वोलाटाइल, एंड सॉल्वेंट विल बी वोलाटाइल। इसमें सॉल्वेंट वोलाटाइल होगा लेकिन जो सोल्यूट है वो वोलाटाइल नहीं होगा। तो देखिए जब हम यहां पे देखेंगे ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, ये जो हम रिलेटिव लो है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हमने डिस्कस किया था इससे पहले कि 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें से एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो यहां पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहां पे हम लोग स्टडी करेंगे इसमें। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहां पे अगर देखें तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर सोल्यूट नॉन वोलाटाइल है तो वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो हम लोग इस टर्म में भी मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के टर्म में, या इसको हम आगे डिफाइन करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग हम लोग निकालेंगे। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के टर्म में भी हम रोल्स लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। तो इन दोनों को हम लोग अभी आगे स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो रोल्स लॉ को हम 2 तरह से डिफाइन करते हैं। अब एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रोल्स लॉ फॉर वोलाटाइल लिक्विड्स। तो जिसमें दोनों कंपोनेंट्स वोलाटाइल होंगे उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पहले उसको देख लेते हैं। तो हमारा पहला होगा रोल्स लॉ for solution having volatile solute and solvent। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, यहां पे अब हम एक एक करके चलते हैं। जैसे बाइनरी, अभी जैसे मैंने आपको बताया, देखिए जल्दी से आपको एक चीज बता दें कि रोल्स लॉ हमें पढ़ना है और जनरली हमने आपको बताया क्या बाइनरी सॉल्यूशन के लिए पढ़ना है। तो देखिए यहां भी हम बाइनरी सॉल्यूशन ही लेके चलेंगे। तो देखिए दिस बाइनरी सॉल्यूशन, अब यहां पे इस केस में जो बाइनरी सॉल्यूशन है, तो हम एक एक करके एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझते चलिए तो आपको बहुत आसान हो जाएगा समझना इस लॉ को। तो देखिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्या कि जो सॉल्यूशन है
आपको जैसे हमने बताया कि बाइनरी, हम रोड्स लॉ पढ़ेंगे लेकिन बाइनरी सोल्यूशन के लिए पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम पहली चीज लिख रहे हैं बाइनरी सोल्यूशन। तो इस बाइनरी सोल्यूशन में क्या होगा, दो कंपोनेंट होंगे, एक आपको सोल्यूट होगा कंपोनेंट और दूसरा जो है वो सॉल्वेंट होगा। और जैसा कि इस केस में हम स्टडी कर रहे हैं, तो इस केस में क्या है, दोनों वोलेटाइल है। तो देखिए जो सोल्यूट है, ठीक है, दिस सोल्यूट इज वोलेटाइल, इसमें सोल्यूट जो है ये वोलेटाइल है। और यहां जो सॉल्वेंट है ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो वोलेटाइल। तो सॉल्वेंट, इसको हम यहां ये भी लिख लें कि सॉल्वेंट इज ऑल्सो, ये सॉल्वेंट मतलब सोल्यूट भी वोलेटाइल और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल। तो आपको वेपर प्रेशर में हमने बताया था क्या कि देखिए ये वोलेटाइल है, वोलेटाइल क्या होते हैं, आसानी से इवेपोरेट हो सकते हैं। तो यहां सोल्यूट भी इवेपोरेट होगा और सॉल्वेंट भी इवेपोरेट होगा। तो जब वेपर फेज इनका हम लेते हैं क्लोज्ड सिस्टम में, मतलब क्लोज्ड कंटेनर में, अगर इन दोनों को हम मिला दें एक साथ, तब जो वेपर फेज बनेगा उस वेपर फेज में जो वेपर प्रेशर होगा वो इस सोल्यूट का भी होगा और इस सॉल्वेंट का भी होगा, दोनों का होगा। तो बोथ विल कंट्रीब्यूट। तो यहां पे हम सिर्फ एक टर्म में लिख देते हैं कि बोथ विल कंट्रीब्यूट टू वेपर प्रेशर of solution in vapor phase। दोनों कंट्रीब्यूट होंगे, और जब दोनों कंट्रीब्यूट होंगे तो उस केस में सपोज करते हैं कि जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर सोल्यूट का है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P सोल्यूट से। दिस इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम P सोल्यूट से रिप्रेजेंट कर लेंगे। और यहां पे ये भी कंट्रीब्यूट करेगा वेपर प्रेशर के लिए। तो ये जो वेपर प्रेशर होगा इसका, उसको हम लिख लेते हैं P सॉल्वेंट, ठीक है, P सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ये हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए इस केस में अब क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों वोलेटाइल हैं, इसलिए जब हम सोल्यूशन, क्योंकि जब सोल्यूशन में दोनों को मिला रहे हैं ना, तो ये जो सोल्यूशन बनेगा, इस सोल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर आएगा वो कितना होगा, तो उसको भी नोट करते चले। तो देखिए जो पार्शियल प्रेशर आएगा सोल्यूशन का, तो इस केस में जो हम पार्शियल प्रेशर सोल्यूशन का लेंगे, यहां पे इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, दिस पार्शियल वेपर प्रेशर कह लें, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इसको हम लिखेंगे P सोल्यूशन लिखेंगे। तो P सोल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, जो दो सम होगा उसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा P सोल्यूट, ये हो जाएगा P सोल्यूट और प्लस P सॉल्वेंट। तो ये हमारा एक रिलेशन आ जाएगा। लेकिन ये रिलेशन किस केस में वैलिड है, ये उस केस में वैलिड है जब ऐसा सॉल्यूशन हम लेंगे जिसमें दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल होते हैं। इसको हम डायग्रामेटिकली भी आपको अभी शो करने की कोशिश करेंगे कि डायग्राम में हम इसे कैसे शो करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें आगे इसका रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये जाननी इसमें जरूरी थी कि जब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल होंगे, यही चीज आपको याद रखना है। दिस यू शुड हैव टू इंस्टिल इन योर माइंड दैट इफ अ सॉल्यूशन हैज बोथ द कंपोनेंट, मींस सोल्यूट और सॉल्वेंट, if they are volatile then both will contribute to vapor pressure
and in such case the vapor pressure of the partial vapor pressure of the solution will be equal to the sum of partial vapor pressure of solute and partial vapor pressure of solvent molecules। अभी जैसा आपको मैंने बताया कि इसमें सोल्यूट ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होंगे, वोलेटाइल होंगे, तो उनको डायग्रामेटिकली हम यहाँ शो कर रहे हैं, और वेपर फेज में क्या प्रेशर होगा उसको भी हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जैसे ले लेते हैं ये सोल्यूट। सपोज कीजिए ये हमने इस तरह से बनाया, ये लेवल है, दिस इज द लेवल ऑफ द सॉल्वेंट। सपोज कर देते हैं दिस इज लेवल ऑफ सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को हम यहां पे रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं ऐसे। तो इसके सरफेस पे भी ये होगा, और यहां पे जैसा मैंने अभी बताया क्या है कि ये क्या होगा, ये वोलेटाइल है। ठीक है, तो ये वोलेटाइल इस तरह से हम यहां पे बना लेते हैं कि ये वोलेटाइल है। ठीक है, सो दिस इज वोलेटाइल, ये सोल्यूट है, दिस इज सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, और ये कैसा है, वोलेटाइल है, वोलेटाइल। और इसको जब हम क्लोज्ड कंटेनर कर दिए, क्लोज सिस्टम कर लिए, तो दिस इज क्लोज्ड सिस्टम, ये क्लोज सिस्टम हो गया। ऊपर से इसको लिड से ढक दिया हमने, क्लोज सिस्टम हो गया। और इसको जब हीट करेंगे तो ये क्या है, ये भी वेपर फेज में जाएगा, और जब वेपर फेज में ये जाएगा इस तरह से देखें, ये वेपर फेज में ऐसे ये मॉलिक्यूल क्या है, ये चले जाएंगे। तो दिस इज लिक्विड फेज ऑफ द सॉल्वेंट, दिस इज लिक्विड फेज, ये लिक्विड फेज है, और ये जो ऊपर है ये वेपर फेज है, दिस इज वेपर फेज, वेपर फेज ऑफ सॉल्वेंट। तो वेपर फेज में, तो यहां पे जो प्रेशर होगा सॉल्वेंट का उसको हम पी सॉल्वेंट लिख रहे हैं, उसको हम क्या लिखते हैं, यहां पे पी सॉल्वेंट लिख रहे हैं, पी सॉल्वेंट, पी सॉल्वेंट इस तरह से हमने लिख दिया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और ये प्योर सॉल्वेंट है। और एक दूसरा हम ले लेते हैं जो जिसमें हम सोल्यूट को ले लें, दिस इज ऑल्सो लिक्विड, क्योंकि यहां पे हम दोनों वोलेटाइल ले रहे हैं और लिक्विड फेज में दोनों को ले रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से, इसे हम, इसको भी हम इस तरह से क्लोज सिस्टम में ले लें। तो यहां पे देखिए, यहां पे भी ये क्या हो जाएगा, दिस इज लिक्विड फेज ऑफ सोल्यूट, इसे हम ले लें, और ये हो जाएगा वेपर फेज ऑफ सोल्यूट। तो देखिए पहले केस में हम दोनों लिक्विड ले रहे हैं, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। तो ये लिक्विड फेज, इसी का यहां वेपर फेज, ये लिक्विड फेज सॉल्वेंट का, और यहां वेपर फेज सॉल्वेंट का हो गया। तो यहां से भी देखिए जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या होंगे, ये ऊपर इस तरह से वेपर फेज में जाएंगे, ये इस तरह से वेपर फेज में ये वेपोराइज हो जाएंगे। तो यहां पे जो प्रेशर आएगा वो हो जाएगा पी सोल्यूट, ले लेते हैं पी सोल्यूट। अब अभी हमने जैसे आपको बताया क्या कि ये दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट है। देखिए ये क्या है, सो दिस इज सॉल्वेंट, इसको हम अगर कहें जो ऊपर वाला डायग्राम है ये सॉल्वेंट लिक्विड है। ठीक है, सॉल्वेंट है, लिक्विड फॉर्म में है, ये वोलेटाइल है, वोलेटाइल। और यहां पे ये जो है ये सोल्यूट है, सोल्यूट, और ये भी लिक्विड ही फेज में है, दिस इज लिक्विड फेज, लिक्विड ही में इसे लिया गया। और ये क्या है, ये भी वोलेटाइल है, मतलब आसानी से दोनों वेपोराइज हो जाते हैं। तो
जब इसको क्लोज सिस्टम में हीट करेंगे तब जो वेपर प्रेशर इसका आएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, इसको पी सोल्यूट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ सॉल्वेंट जब वेपोराइज होगा तो ये पी सॉल्वेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये दोनों जो कि वोलेटाइल हैं, तो हम जो सोल्यूशन बना रहे हैं उसमें दोनों कंपोनेंट ये वोलेटाइल होंगे। अब तब देखते हैं वेपर फेज में किस तरह से पार्शियल वेपर प्रेशर आएगा, उसे हम देखें। तो सपोज करते हैं कि इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, ठीक है, इसको भी ऐसे मिक्स कर दिया और यहां से हमने इसको भी मिक्स कर दिया, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को हमने यहां पे ऐड कर दिया। तो देखिए ये जो है, ये ऊपर से हमने लिया है सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट और प्लस सोल्यूट। इन दोनों को जब हम मिला दे रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगा सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग वोलेटाइल सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हम इसको एक इस तरह से देखिए यहां बना ले रहे हैं। थोड़ा इसको हम बड़ा बनाएंगे ताकि इसमें हम समझा सकें आपको। देखिए इस तरह से, और ये इन दोनों को जब मिक्स कर दिया गया तो ये सॉल्यूशन का लेवल है। दिस इज लेवल ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज लेवल ऑफ सॉल्यूशन, लेवल ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का लेवल है और इस सॉल्यूशन में दोनों पार्टिकल्स हैं और दोनों वोलेटाइल हैं। तो उनको हम बना लेते हैं, पहले अंदर बना लें फिर सरफेस पे बनाएंगे इसके। और एक चीज और यहाँ पे, एक चीज ये भी स्पेसिफाई हम करते चले, ये जो लेवल ऑफ सोल्यूशन है यही एक्चुअली सरफेस ऑफ सोल्यूशन है। दिस इज व्हाट इज सरफेस ऑफ सोल्यूशन। तो अगर हम यहां पे देखें जब दोनों को, तो सरफेस ऑफ सोल्यूशन पे दोनों होंगे। तो दिस सरफेस ऑफ सोल्यूशन इज ऑक्युपाइड बाय बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये दोनों ऑक्युपाई यहां पे करेगा स्पेस। तो इसको देखिए हम बना ले रहे हैं, दिस इज सॉल्वेंट है। इस तरह से ये जो है सॉल्वेंट है, इसको हम बना लेते हैं। ये इस तरह से सॉल्वेंट है, जो ब्लैक कलर से हम दिखा रहे हैं सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। और ये सरफेस पे भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे ऐसे, यहां पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ऐसे सरफेस पे भी होंगे, यहां पे भी होंगे ऐसे। और इसके साथ जो है यहां से देखिए, यहां से इसको ऐड कर रहे हैं तो इसको भी हम ऐड कर ले रहे हैं इसमें। तो यहां पे देखिए ये हमने सोल्यूट ऐड कर दिया, इस तरह से सोल्यूट यहां पे हमने इसमें ऐड कर दिया। तो ये बन गया सॉल्यूशन। सोल्यूट और सॉल्वेंट का ही मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। तो देखिए यहां पे ये सॉल्यूशन से बन गए और यहां पे भी ये ऑक्युपाई करेगा, सरफेस पे भी ये ऑक्युपाई करेगा, इस तरह से ये ऑक्युपाई करेंगे जगह को। यहां पे देखिए ये सरफेस पे ऑक्युपाई हो गया। तो देखिए जो ब्लैक से हमने बनाया है, दिस इज सॉल्वेंट है। और ये सॉल्वेंट क्या है, दिस इज वोलाटाइल। और उसके बाद ये जो रेड से यहां हमने बनाया है, ये जो रेड से है, ये दोनों अगर देखें, सो दिस इज सोल्यूट। और ये भी क्या है, वोलाटाइल है। और ये जो पूरा सोल्यूशन बना है, ये जो पूरा सोल्यूशन बना है, ये पूरा सोल्यूशन क्या है, दिस इज सोल्यूशन विथ वोलाटाइल सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट। अब देखिए, अब इनको जब हम क्लोज्ड सिस्टम बना दें
मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम दोनों कंपोनेंट्स ले रहे हैं वोलेटाइल और उसको क्लोज सिस्टम हम बना दें, तब जो है वेपोराइजेशन होगा इस सरफेस से किसका, दोनों का वेपोराइजेशन होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वेपर फेज में है वो जो आएंगे मॉलिक्यूल, तो दोनों के आएंगे, सोल्यूट के भी आएंगे, सॉल्वेंट के भी आएंगे, क्योंकि दोनों वोलेटाइल है, दोनों वेपोराइज हो जा रहे हैं आसानी से। तो यहाँ पे देखिए, हम इसीलिए दोनों को कंपोनेंट को यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए ये भी वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या आ जाएंगे, वेपर फेज में आ जाएंगे। इसके कुछ मॉलिक्यूल्स इसके आ जाएंगे, इसको हम ऐसे शो कर लें, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएंगे और इसी तरह से इस वेपर फेज में और क्या आ जाएगा, ये जो सॉल्वेंट आ गए और यहां से ये सोल्यूट भी आ जाएगा वेपर फेज में। इस तरह से वेपर फेज में ये आ जाएंगे इस तरह से। वेपर फेज में, तो देखिए इस वेपर फेज में क्या होगा, तो ये हमारा है क्या, लिक्विड फेज है। दिस इज लिक्विड फेज और ये वेपर फेज है, दिस इज वेपर फेज। तो देखिए यहां इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है, और जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, तो ये पी सॉल्वेंट है, ये पी सॉल्वेंट है, पी सॉल्वेंट। और इसका जो होगा ये पी सोल्यूट है। तो इस तरह से इस पूरे का जो प्रेशर होगा, इस पूरे का प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, पी सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन वो किसके बराबर होगा, वो पी सोल्यूट और पी सॉल्वेंट, इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, क्यों सम के बराबर होगा दोनों के, क्योंकि यहां पे देखिए दोनों वोलेटाइल हैं और दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वेपर प्रेशर में। दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू वेपर प्रेशर इन द वेपर फेज। दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्योंकि दोनों क्या है, वोलेटाइल है, दोनों यहां से इवेपोरेट हो जा रहे हैं क्लोज्ड कंटेनर में। तो इसलिए पार्शियल जो प्रेशर आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट एंड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। इस तरह से ये होगा। अब ये रिलेशन रोड्स ने बताया क्या कि ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट है या जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट है, मतलब ये दोनों कंपोनेंट है सॉल्यूशन के, तो इसका वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट करें अलग से या इसका वेपर प्रेशर हम अलग से कैलकुलेट करें, तो वो किसके बराबर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। मतलब कि द वेपर प्रेशर, अगर हम फॉर अ सॉल्यूशन, तो रोल्स लॉ का एक्सप्लेनेशन जो आएगा यहाँ पे या जो स्टेटमेंट आएगा, वो स्टेटमेंट हम यही लिखने वाले हैं आगे कि द फॉर द सॉल्यूशन विथ वोलेटाइल लिक्विड्स, फॉर solution with volatile liquids, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction। तो यहां पे मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। जैसे यहां पे देखिए, अगर हम पी सोल्यूट का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करें इस रोड्स लॉ के हिसाब से, तो देखिए पी सोल्यूट जब हम लेंगे तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रोड्स ने यही बताया अभी, जैसा मैंने आपको बताया कि वेपर प्रेशर में और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन है। तो दिस इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देयरफॉर अगर हम इसको और आगे सॉल्व करें तो पी सोल्यूट क्या हो जाएगा, पी सोल्यूट is equal to P0 solute
सोल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये हो जाएगा। और वेयर, यहां पे हम लिखेंगे वेयर P0 सोल्यूट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट लिक्विड। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कैलकुलेट करें किसके लिए, P सॉल्वेंट के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो इट विल अगेन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा ये। इसको फर्दर अगर हम लिखेंगे तो P सॉल्वेंट इज इक्वल टू P0 सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाता है दूसरा रिलेशन। वेयर P0 सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये आता है। यहां तक बातें आपको क्लियर है? तो इस तरह से देखिए हम फर्दर इसको आगे हम बढ़ाएं। यहां पे सॉल्यूशन दोनों के लिए तो अलग अलग कैलकुलेट हो गया, दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो देखिए जो P सॉल्यूशन हो जाएगा, P सॉल्यूशन इट विल बी इक्वल टू P सोल्यूट प्लस P सॉल्वेंट, ये हो गया। इसके बाद देखिए हमने P सोल्यूट यहां कैलकुलेट किया हुआ है, वी हैव कैलकुलेटेड P सोल्यूट है, तो इसको हम यहां पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा P0 सोल्यूट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस, अब देखिए P सॉल्वेंट यहां पे है, इसको हम पुट कर देते हैं P0 सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और ये हो जाएगा P सॉल्यूशन। तो इस तरह से अब हम लोग इसका लॉ का स्टेटमेंट लिख लेते हैं, रोड्स लॉ का स्टेटमेंट। रोड्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ volatile liquid states that partial vapor pressure Rod's law for a solution of volatile liquid states that partial vapor pressure of each component present in the solution is directly proportional to the mole fraction of that component। जैसा कि अभी यहां पे बताया P सोल्यूट के लिए, देखिए इसका मतलब जो है, इसको एक जनरल टर्म में हम लिखेंगे, partial pressure of each component
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। और इसी को जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो P ईच फ्रैक्शन ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू P0 ईच कंपोनेंट into mole fraction each component। देखिए जैसे P सोल्यूट, दो कंपोनेंट यहां है, P सोल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, P सोल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो P सोल्यूट इज इक्वल टू P0 सोल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसी तरह से यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के। तो P सॉल्वेंट यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ये हो जाएगा P0 सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट। और डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर से हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालते हैं। तो जो देखिए टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे, ये डाल्टन्स लॉ को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है डाल्टन्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन के लिए। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन से हम टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का कैलकुलेट करते हैं और वो आता है P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P0 solute into mole fraction of that solute plus P0 solvent into mole fraction of that solvent। So this was the Rhodes law for volatile components of the solution। ऐसा solution जिसमें दोनों component volatile होंगे तो उनके लिए ये लॉ रोड्स का इस तरह से आता है। रोड ने इस तरह से वो नहीं होती है। और क्या बताया उन्होंने ये बताया कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा हर कंपोनेंट का, सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हो, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी कंपोनेंट होंगे, यहाँ जनरली हम दो की बात कर रहे हैं, लेकिन एक, दो, तीन भी हो सकते हैं। तो जितने भी कंपोनेंट होंगे, हमारे दिमाग एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जितने भी कंपोनेंट होंगे सबका उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। ठीक है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो देखिए ईच कंपोनेंट का निकालेंगे तो P0 ईच कंपोनेंट आ जाएगा और ये जो है वेपर प्रेशर होता है प्योर कंपोनेंट का। तो इस तरह से ये हमारा आज का जो पार्ट था ये रोड्स लॉ था फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए, जिसमें दोनों जो कंपोनेंट थे वो क्या थे, वोलेटाइल थे। तो अभी तक जो है हमने रोड्स लॉ फॉर सॉल्यूशन विथ वोलेटाइल कंपोनेंट्स हमने पढ़ा। अब यहाँ देखिए, अब एक ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। वो जो रिलेशन है रोड्स लॉ का उसी का एक ग्राफ है कि ग्राफ बिटवीन, तो आज अभी जो हम लोग इसके बाद अब जो पढ़ने वाले हैं वो है ग्राफ बिटवीन पार्शियल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस ग्राफ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप ले लेते हैं रोड्स लॉ का कि रोड्स लॉ क्या है। तो सो रिकैप ऑफ रोड्स लॉ, रिकैप ऑफ रोड्स लॉ। देखिए रोड्स लॉ जो है क्या कहता है कि द रोड्स लॉ क्या कहता है कि एक रिलेशन होता है, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रोड्स लॉ provides quantitative relationship or we can say establishes quantitative relationship between partial vapor pressure of the components of solution with its mole fraction। तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देता है। और रिलेशनशिप क्या है कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो कंपोनेंट्स को होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। तो अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ
According to Rolle's law, partial vapor pressure of each component of solution, each component of solution is directly proportional to mole fraction of each component. इसका मतलब जो है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर P ले लेते हैं किसी भी कंपोनेंट का, तो सोल्यूट हो सकता है या सॉल्वेंट हो सकता है। तो अगर सपोज करते हैं, देखिए जनरली जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्या है, वोलेटाइल होते हैं। P सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और इसको फर्दर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो P सॉल्वेंट इज इक्वल टू P0 सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये रिलेशन है। तो यहां देखिए, तो अब इन्हीं दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन पार्शियल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, देन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर ग्राफ आता है, लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो उसी ग्राफ को हम यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं। ड्रॉ करने के लिए, उस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखनी है। उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कौन से दो पॉइंट हमें याद रखना है। सो टू ड्रॉ द ग्राफ we have to keep following two points in mind में हमें दो चीजें रखनी है। अब वो दो चीजें कौन कौन सी हैं, देखिए पहली चीज तो हमें ये याद रखना है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। वेपर pressure is directly proportional to mole fraction। और सेकंड पॉइंट ये है कि जो मोल फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू 0 to 1 होती है। मिनिमम 0 होगी, मैक्सिमम 0 होगी। वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन कैन बी 0 as minimum and 1 as वन कह लें 1 as मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि आपको बताया है क्या, इससे पहले भी बताया था कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, अगर उनके मोल फ्रैक्शन को अगर हम जोड़ते हैं तो मैक्सिमम कितनी होती है, यूनिटी होती है, एक से ज्यादा नहीं होगी। तो एक मैक्सिमम हो गया और 0 जो है वो मिनिमम हो जाएगा। अब हम इसका एक ग्राफ देखते हैं, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। इतने पॉइंट्स को आप जरा नोट कर लीजिए। It is very important to note down these points while drawing the graph। तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना। तो यहां देखिए, यहां जो है हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं।
This is vapor pressure, and here this is mole fraction. Mole fraction, we take of solvent, mole fraction. Here the value of mole fraction is 0, and here it is maximum. So maximum value is 1 and the minimum value is 0, and this is vapor pressure and this is mole fraction. तो यहां पे इस तरह से हम लोग देखते हैं, अगर 1 है तो यहां पे, और इसको हम ऐसे मिला देंगे लाइन, दिस इज P0 सॉल्वेंट। तो देखिए ये ग्राफ इस तरह से, अगर हम सेपरेट ड्रॉ कर रहे हैं तो इस तरह से ये वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड दिस इज व्हाट इज P सॉल्वेंट, दिस इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, P सॉल्वेंट। इसे हम इस तरह से लिखते हैं। तो P सॉल्वेंट इज इक्वल टू, इट विल बी P0A P0 solvent into mole fraction solvent। इस तरह से ये हमारा एक ग्राफ यहां हो जाता है। तो सेपरेटली अगर हम देखें, सो दिस इज व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। सी दिस पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये इसका यहां पे ये ग्राफ हो गया। अब हम ये तो सेपरेट हमने एक सॉल्वेंट का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया आपको। इसी तरह से इन दोनों को अगर हम ले लेते हैं, किसमें, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के टर्म, एक सोल्यूशन में अगर हम देख लें ग्राफ कैसे बनेगा, तो उसको हम यहां पे बना रहे हैं इसके बगल में। दिस इज वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के रिलेशन में है, ठीक है। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, जब ये वोलेटाइल है। तो अभी हमने ये एक ग्राफ देखा वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसीलिए ग्राफ यहाँ पे लीनियरली वेरी कर रहा है, लीनियर वेरिएशन। अब हम, ये तो हो गया प्योर सॉल्वेंट का। अब हम एक सोल्यूशन में देख लेते हैं जिसमें दोनों कंपोनेंट होगा, तब कैसे ग्राफ बनाएंगे। तो उसके लिए ग्राफ इस तरह से बनाएंगे। अब यहां पे हम लोग ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट। देखिए सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन यहां 1 ले रहे हैं अगर, और दूसरा जो कंपोनेंट है मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट, ये 0 यहां ले रहे हैं। अब यहां देखिए सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो ये क्या होगा, ये 1 से डिक्रीज करेगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जो है ये यहां पे 0 हो जाएगा, और ये जो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का है ये यहां 0 से बढ़ के, सॉल्वेंट का ये 0 से बढ़ के ये यहां पे 1 हो जाएगा। ये है मोल फ्रैक्शन, दिस इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऐसे, और ये इधर वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर। तो अब देखिए यहां पे मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का 1 है, तो ये मैक्सिमम क्या हो जाएगा। अब देखिए ये यहां पे जैसे एक हम इसका रिलेशन लिख लें, P सोल्यूट कितना हो जाएगा, P सोल्यूट देखें तो P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 है। अगर इसको हम 1 पुट कर दें तो P0A, सॉरी ये हमें यहाँ पे P0 सोल्यूट लिख लेते हैं, P0 सोल्यूट, ठीक है, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और ये P0 सोल्यूट हो जाएगा P0 सोल्यूट इंटू 1, क्योंकि यहाँ मोल फ्रैक्शन देखिए क्या लिए हैं, 1 लिए हैं, तो इसीलिए इसको वहां यहाँ 1 पुट कर दें तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, P सोल्यूट जो है ये P सोल्यूट मिल जाएगा हमें P0 सोल्यूट, ये हो गया। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे हो गई
ये इसको हम P0 सोल्यूट ले लेते हैं, दिस इज P0 सोल्यूट। ये हो गया, यहां पे हमने इसको ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से देखिए जब यहां पे करेंगे तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का आएगा, यहां 1 है, तो अगर इसको P सॉल्वेंट इज इक्वल टू P0 सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 हो जाएगा। यहां पे अगर इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, देखिए P सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, P सॉल्वेंट हो जाएगा P0 सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यहां पे देखिए 1 हो गया ये, तो जब ये 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, P सॉल्वेंट हो जाएगा, P सॉल्वेंट इज इक्वल टू P0 सॉल्वेंट इंटू 1, क्योंकि यहां पे 1 है तो टोटल क्या हो जाएगा, देयरफॉर P सॉल्वेंट हो जाएगा P0 सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे हम इसको इधर दिखा ले रहे हैं इस तरह से, 1 चूंकि ये मैक्सिमम है तो इसको हम यहां कहीं दिखा लें, यहां पे ये हो जाएगा P0 सॉल्वेंट, ये हो जाएगा P0 सॉल्वेंट। ये अब देखिए ये जो है, और यहां से ये लाइन हम ड्रॉ कर लें, इसको मिला देते हैं, ये यहां से इसको हम ऐसे मिला दें, इस लाइन को यहां मिला दें और इसको सॉलिड लाइन से मिला दें। अगर सपोज कीजिए ऐसे, देखिए ये सॉलिड लाइन इसको बना लेते हैं, ये सॉलिड लाइन से इसको हमने वो कर दिया, और दूसरा जो है वो उसको हम मिला लेते हैं इससे, ये इसको हम ऐसे यहां मिला लेते हैं, इसको भी सॉलिड लाइन से ऐसे दिखा लें। तो देखिए अब ये जो कंपोनेंट है हमारा, ये क्या है, ये P सोल्यूट है, तो इसको हम ऐसे लिख लें P सोल्यूट। ये जो हमारा कंपोनेंट है, दिस इज व्हाट इज P सोल्यूट। तो P सोल्यूट इज इक्वल टू P0 सोल्यूट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये हो गया, और ये जो नीली लाइन है ये क्या हो जाएगा, ये P सॉल्वेंट हो जाएगा, सो दिस विल बी P सॉल्वेंट इज इक्वल टू P0 सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट। ठीक है, ये तो हो गया। और इन दोनों को देखिए, ये जो है इन दोनों को जब हम मिला देंगे, ये लाइन और ये लाइन, ये देखिए ये जो हम रेड कलर से जो इस लाइन को मिला रहे हैं, ठीक है, ये रेड कलर से जो हम इस मिला रहे हैं इस लाइन को, ये लाइन क्या हो जाएगा, डॉटेड लाइन से इसको दिखाए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज P सॉल्यूशन। और ये P सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, दोनों, चूंकि दोनों वोलेटाइल है यहाँ पे, तो दोनों के सम के बराबर होगा, यानी कि P सोल्यूट और प्लस P सोल्यूट किसके बराबर होगा, P सॉल्यूशन, P सोल्यूट प्लस P सॉल्वेंट, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो इस तरह का ग्राफ जो है वो आपको किताबों में मिलेगा। तो इस तरह से ये ग्राफ हम यहां पे प्लॉट करते हैं, दिस इज हाउ वी प्लॉट द ग्राफ।
तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, जो इनके बीच में जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं वो किस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ होगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये तो हो गया ग्राफ से रिलेटेड पार्ट रोल्स लॉ का। तो ये तो हो गया ग्राफ बिटवीन पार्शियल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो रोल्स लॉ के बेसिस पे ये ग्राफ है। इसके बाद हम लोग रोल्स लॉ का दूसरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे दूसरे तरह से, जिसमें क्या होगा कि सोल्यूट वो नॉन वोलाटाइल होगा और जो सॉल्वेंट है वो वोलाटाइल होगा। ठीक है, तो वहां जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होगा उसको जनरली हम सॉलिड्स के फॉर्म में लेकर पढ़ेंगे उसके। तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, वहां हमें मिलेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर सोल्यूट के आने की वजह से क्या होता है, कम हो जाता है। तो वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, रोल्स लॉ के नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रोल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट्स, जिसमें सोल्यूट्स जो है वो नॉन वोलाटाइल है। अब वो सोल्यूट वहां हम सॉलिड लेके देखेंगे, एग्जांपल लेंगे, सॉलिड लेंगे। तो देखिए वहां पे क्या हो जाएगा, जब एक चीज वहां पे देखिए वहां पे क्या होगा उसको भी हम यहां समझाते चले। एक बहुत छोटी सी बात यहां हम कह दें, जैसे देखिए जब दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल है यहाँ पे, तो जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो दोनों की वजह से है। अब यही जब हम सॉल्यूशन विथ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट अगर ले लेंगे, तो देखिए वो जो सोल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल होगा, तो ये वेपोराइज तो यहां होगा नहीं। तो जब ये वेपोराइज यहां नहीं होगा, तो जो एंटायरली यहां जो वेपर प्रेशर हमें मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से मिलेगा हमें वहां। ठीक है, वहां पे सोल्यूट नहीं मिलेगा हमें, सिर्फ इसकी वजह से मिलेगा। तो वहां पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर आएगा वो किसके बराबर होगा, वो पी सॉल्वेंट के बराबर होगा। तो वहां पे देखिए वहां पे सिर्फ हमारे पास जो कंपोनेंट मिलेगा वो कंपोनेंट सिर्फ यही मिलेगा, पी सोल्यूशन इज इक्वल टू पी सॉल्वेंट, वहां पे ये मिलेगा हमको। तो देखिए ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो जब कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो जैसे अभी बताया नॉन वोलेटाइल, अगर सोल्यूट नॉन वोलेटाइल हो गया तो वेपर प्रेशर को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो सरफेस पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे उनकी संख्या कम हो जाएगी, जो इवेपोरेट हो रहे हैं, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि वेपर प्रेशर हमेशा क्या आता है, प्योर सॉल्वेंट से कम आता है। जो सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, उसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो हमेशा उसके प्योर कंपोनेंट से कम होगा, और इसी को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, ये एक तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो उसके टर्म में रोल्स ने कैसे वहां पे एक्सप्लेन किया, तो रोल्स लॉ को हम उस टर्म में भी एक्सप्लेन करते हैं, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में अपने समझेंगे।